ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग बोरॉन का जो फैमिली था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे विल बी डूइंग द कार्बन फैमिली। सो स्टार्ट करते हैं कार्बन फैमिली से। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ी थी, लेकिन मैं इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करा रहा हूँ। सो कार्बन फैमिली में वी हैव 5 मेंबर्स: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास कार्बन की फैमिली में। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s2 2p2। अब इसको हम लोग ये जो ग्रुप है ये है 14th ग्रुप, एंड दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कंपाउंड्स होता है, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका 14th ग्रुप में आते हैं क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर मैं इसका वैलेंस शेल लिखने की कोशिश करूं तो इस तरीके से होता है ये 1s2 2s2 2p। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन फैमिली को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एलिमेंट्स बनाते हैं। ये ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही ये इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और ये लेते हैं, एंड दे जनरली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स इसके ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्हें क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास ऑलरेडी है, 4 इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए, तो ये जनरली 4 एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। 4 आइटम के साथ अगर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इनमें से कार्बन की बात करें तो कार्बन इज द 17th is the 17th most abundant element by weight। तो वेट के अकॉर्डिंग जो कार्बन है वो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये किस फॉर्म में जनरली रहता है, इसकी जो एलिमेंटल फॉर्म होती है, फॉर्म एग्जिस्ट इन कोल, कोयला जो हम लोग यूज करते हैं, ग्रेफाइट, जो पेंसिल की जो नोक होती है, लेड होती है, उसके अंदर होता है, एंड डायमंड। सो ये 3 इंपॉर्टेंट इसकी फॉर्म्स हैं, कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड, जिसमें कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये सिर्फ इसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज मेटल कार्बोनेट्स। जैसे तुमने देखा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, MgCO3, BaCO3, etc। तो मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में ये कॉमनली हमें मिलता है। ये ऑल्सो कंबाइंड स्टेट में ये हो गया,
और किस फॉर्म में, जैसे CH4 हो गया, लाइक हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में, एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में कितने हैं, 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एसेंशियल होती है किसके लिए, फॉर प्लांट्स, फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो अपना खाना कहाँ से बनाएंगे, और वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ग्रीन हाउस की हम लोग बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर मीथेन गैस हो गई या वाटर वेपर्स हो गए, तो इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उसकी जो हीट होती है, सनलाइट की जो हीट होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसमें से जो हीट होती है वो इतनी जल्दी बाहर नहीं रहती। वो जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वो बाहर निकलने नहीं देती हीट को। जैसे ग्लास हो गया, तो ग्लास ग्लास के केस में भी क्या होता है, ग्लास के केस में भी सेम ही फिनोमेना होता है कि ग्लास में से सनलाइट अंदर आ जाती है, हीट वेव्स अंदर जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, इसलिए जो कार वगैरह होती है वो गर्मियों में एक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ग्लास क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन गैसेस हैं, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसमें से निकलने नहीं देती। तो अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगी, जैसे अर्थ के ऊपर सनलाइट पड़ी, हीट आई, तो हीट क्या होती है, वहाँ से चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे अगर ये अर्थ है तो सनलाइट अगर यहाँ से आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है, तो वो सरफेस को करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होती है बहुत सारी। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो प्रॉपरली बाहर नहीं जा पाती और पूरी जो अर्थ होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकॉज कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग जलाते हैं, चाहे फॉसिल फ्यूल हो गया या किसी की स्किन हो गया, कोई फ्लैश अगर हम लोग जला रहे हैं, प्लास्टिक अगर हम लोग जला रहे हैं, और एनी एवरी पॉसिबल थिंग, चाहे वुड हो गया, कोल हो गया, एवरीथिंग कंटेन्स कार्बन। सो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाई टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, कार्बन forms large number of long chain compounds with chlorine, bromine, fluorine, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, ETC। ठीक है, और सिलिकॉन के साथ भी। तो इन सारे एलिमेंट के साथ कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है और इनका जो नंबर है वो मिलियंस में होगा। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पे बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। और इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है कि ये जो सारे कंपाउंड्स होते हैं, ऑल ऑफ देम आर कैटेगराइज्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इन सबको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। और इसके लिए पूरा एक सब्जेक्ट और पूरी एक फील्ड डेडिकेटेड है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजरली डिफरेंस क्या है। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मस्ट कंटेन CH बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी होगा अगर उसमें एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है।
अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा और उसे कंसिडर किया जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, नहीं है तो वो हाइड्रोजन का सॉरी नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड CCl4, कार्बन और 4 क्लोरीन, और CS2 Na2CO3 H2CO3, दे ऑल आर, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, टेट्राहेड्रल कंपाउंड होता है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। अब अगर देखो तो कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर कोई भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है और वो डायरेक्टली अटैच नहीं है तो भी उसे क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दे ऑल आर तो ये सारे के सारे किस टाइप के कंपाउंड्स हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे, जिसके अंदर एक एटलीस्ट एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, जैसे CHCl3, क्या है ये, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक है। और CH4 मीथेन गैस हो गई और भी बहुत तरीके की, जैसे एल्डिहाइड है, एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये बाकी सारे जो कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे। तुम्हें बस यही देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है या नहीं है। अगर वो अटैच्ड है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो अटैच्ड नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये कॉमनली क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कई बार ठीक है। सो कार्बन फॉर्म such a wide variety of compounds, organic compound, that a whole subject या whole field लेते हैं, is dedicated to, ठीक है। इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है कि पूरी जो फील्ड है उसके उसको दे रखी है, और उस फील्ड का नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और अलग तरीके से आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। जब हम लोग बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं केमिस्ट्री के साथ, जैसे DNA का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो एक होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्यों, क्योंकि काफ़ी सारी जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो इन्हीं से बनते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री भी यहीं पर आता है। एक आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेटालिक कंपाउंड्स के साथ, ये जैसे आयरन हो गया, रोडियम हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनके साथ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3MgBr। ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक। ऑर्गेनो मेटालिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें एक CH3 दिख रहा है, और एक मैग्नीशियम, ये है मेटल, तो इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये हम लोग पूरा अलग तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें उसके सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक। अब जो कार्बन है इट एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म। तो इसकी 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स होती हैं, कार्बन
C12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये इसमें से दिस इज द मोस्ट अबंडेंट। जो C12 होता है ये होता है मोस्ट अबंडेंट, मतलब 99% यही होता है, ठीक है। 1.1% कार्बन 13 होती है, ठीक है। और ये कहाँ यूज होती है, इसका ये जो यूज है, इसका यूज आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिससे किसी भी अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने तुम्हें एक पाउडर दे दिया, अब पाउडर देने के बाद मैं तुमसे बोलूँगा फाइंड आउट इट्स स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो कि क्या है। तो तुम देख के नहीं बता सकते, तुम्हारी आंखों में माइक्रोस्कोप नहीं लगा कि तुम उसको देख के बता सकते हो कि उसमें कितने एटम्स हैं, क्या है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक जिसके अंदर हम लोग कंपाउंड डालते हैं, और कंपाउंड डालने के बाद मशीन में वो हमें काफ़ी सारा डाटा दे देती है, स्पेक्ट्रा दे देती है। और उस स्पेक्ट्रा को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने कार्बन है, कितने कार्बन में से किस टाइप के कार्बन है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये सारी चीज़ें एक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बहुत आराम से बता देती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में 13C कार्बन हमारा यूज होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 99.9% C12 होगा, 1.1% कार्बन 13 होगा। और फिर ये बहुत ही ट्रेसेस में, ट्रेसेस का मतलब क्या है कि 0.00 या 10⁻⁵ या 10⁻⁶ कॉन्सेंट्रेशन में एक एटम ये होगा। और इसका क्या है, ये कार्बन डेटिंग में यूज होता है। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड का कोई भी चीज़ कहीं पर भी है, उसका कंटेंट हम लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर कितना C14 है, और C14 के बेसिस पे हम लोग उसमें मेजर कर सकते हैं कि उसकी एज क्या होगी। तो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं और कोई भी फॉसिल अगर हमें मिलता है तो उसकी हम लोग एज डिटरमाइन कर देते हैं, कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 14। अब हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन की। ये तो कार्बन की बात होगी। अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, कार्बन वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एलिमेंट। सिलिकॉन ये क्या है, ये है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। बाय मास इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट पे जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें सिलिकॉन सबसे ज़्यादा होता है। जो मिट्टी होती है ना वो हमारी सिलिकॉन ही है बेसिकली। सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स बने हैं। जो क्ले है ये मिट्टी सारी सिलिकॉन से ही बनी होती है। ये अराउंड 27.7% हमारे अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करती है। और ये जितने भी सिलिकॉन है ये इन द फॉर्म ऑफ सिलिका। सिलिका इज SiO2, ठीक है। और इसका एक पॉलीमर बन जाता है एंड सिलिकॉन्स की फॉर्म में होता है। सिलिकॉन्स में SiO4 होता है और ये पॉलीमर बनाता है मेटल्स के साथ। तो सिलिका एंड सिलिकॉन्स नहीं, सॉरी, सिलिकेट्स, सिलिकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कहाँ कहाँ ये एग्जिस्ट करता है, ये ऑब्वियसली सीमेंट में एग्जिस्ट करेगा, सेरेमिक्स में, ग्लास में, ठीक है। सिलिका का यूज होता है। तुम्हें पता होगा कि ग्लास जब हम लोग बनाते हैं तो वो बेसिकली मिट्टी से बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन की ही एक फॉर्म होती है जिसमें ग्लास बन जाता है और उसका जो टेक्सचर है वो प्लेन हो जाता है और वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। सो मेजरली क्या यूज़ होता है, सिलिका ही यूज़ होता है वहाँ पे। और जैसे जो लैब में ग्लासेस यूज़ होते हैं वो होते हैं बोरोसिलिकेट के। बोरोसिलिकेट मतलब उसके अंदर डाला जाता है बोरॉन प्लस सिलिका, तो वहाँ पे होता ही है। तो जो अब नॉर्मल तुम अगर घर पे जो ग्लास तुम यूज़ करोगे उसमें क्या होगा, उसको तुम हीट नहीं कर सकते। हीट करोगे तो वो टूट जाएगा। और लैब में जो ग्लासेस यूज़ होते हैं वो बोरोसिलिकेट के होते हैं। बोरोसिल कंपनी है जो बोरोसिलिकेट
ग्लासेस बनाती है। और इन ग्लासेस के एडवांटेज क्या होता है कि इनके अंदर बोरॉन होता है। अब बोरॉन के होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना हाई हो जाता है कि वो ग्लास पे इतनी आराम से पिघलेगा नहीं। तो उसको हम लोग लैब में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसे हीट कर सकते हैं, हीट करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट हो जाता है, ऐसा नहीं होगा कि वो टूट जाएगा। और काफ़ी सारी एडवांटेज वहाँ पे हमारी आ जाती हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकना ज़रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलिकॉन का यूज़। नेक्स्ट विल मूव टू जर्मेनियम। अब जर्मेनियम ये तो बहुत ही कम अबंडेंट है। इट एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेसेस। तो ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है। इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका काफ़ी कम होता है। और ये किस में एग्जिस्ट करता है? ट्रेसेस में एग्जिस्ट करता है। ट्रेसेस में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि अ, तुम्हें 99% तो ये मिलेगा ही नहीं, बहुत कम अमाउंट में ये जनरली एग्जिस्ट करता है। जर्मेनियम का जनरली यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो उन ट्रांजिस्टर्स को बनाने के लिए और उन सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए जर्मेनियम यूज होता है अलोंग विद सिलिकॉन। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर बनाने में जनरली यूज होते हैं। जर्मेनियम बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है, एकदम ट्रेस मेटल, ट्रेस एलिमेंट होता है ये। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रेस एलिमेंट मतलब ये इसकी अबंडेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। हमारे अर्थ पे बहुत कम ही ये मिलता है। और जितना भी मिलता है उसको जनरली हम लोग ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर बनाने में यूज़ करते हैं। बाकी इतना कम मिलता है कि इसको रिलायबल नहीं होता है कि इसको हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकें। ठीक है, अगर वो बहुत ही कम मिलेगा, उसकी अबंडेंस कम होगी, तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाएगी और फिर उसको इकोनॉमिकली खरीदना हम लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जर्मेनियम के बाकी कोई काम हम लोग यूज़ नहीं करते, उसे सिर्फ सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर में बनाते हैं। और उसकी कोई ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी भी नहीं होती कि उसको हम लोग किसी एक पर्सनलाइज काम के लिए उसे रखें। एक ही काम है उसका, सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर बनाने का। टिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो टिन को, जो टिन है, टिन एग्जिस्ट एज मेनली एज ऑक्साइड, ही ऑक्साइड की फॉर्म में ही मिलता है SnO2। ठीक है, और लेड की बात करें, LEAD, सो लेड ये भी मिलता है, ये भी बहुत कम मिलता है, लेकिन जो नेचर में ये एग्जिस्ट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ PbS विच इज गैलेना। इस फॉर्म में ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इनके कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेड इज यूज्ड इन पेट्रोल। ठीक है, ये पेट्रोल में यूज होता था, बट नाउ इट इज यूज अनलेडेड पेट्रोल। तो पहले इसे पेट्रोल में यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि लेड क्या है, हमारे लिए टॉक्सिक है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक है। तो अब क्या होता है, पहले इसे यूज़ किया जाता था, अब हम लोग आजकल पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा पेट्रोल यूज़ करते हैं जिसके अंदर लेड बिल्कुल भी ना हो।
लेड अगर पानी में है या किसी भी और फॉर्म में है, कहीं पर भी है, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, और ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड्स को हम लोग यूज़ करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसके मेनली कोई खास यूज़ नहीं है। पेट्रोल में एक टाइम पे यूज़ होता था, बाकी इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर इन सब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो दे ऑल हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 in s orbital एंड 2 in p orbital। तो 2 s ऑर्बिटल में होंगे और 2 p ऑर्बिटल में होंगे। अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने के लिए बोली जाती है, तो हम लोग लिखेंगे ns2 np2। ठीक है, ns में दो इलेक्ट्रॉन और np में भी 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करूं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पहले आएगा हीलियम, फिर 2s2 2p2। पहले मैं ये लिख देता हूँ इधर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 3s2 3p2। यहाँ पे क्या आएगा, अब 3p के बाद एक 3d आ जाता है यहाँ पे, 3d10 4s2 4p। 3d के बाद क्या आएगा, 4d आएगा, 4d10 5s2 5p2। एंड देन यहाँ पे f ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, तो 4f14 5d10 6s2 6p2। 6 लिख दें यहाँ पे। ठीक है, सो ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन से हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या कर सकते हैं, दे कैन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये डोनेट करेंगे तो ये m+4 बन जाएंगे, जैसे C+4 सिलिकॉन +4 टिन +4 एंड लेड +4। और दूसरा क्या है, दे कैन एक्सेप्ट, दे कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो वहाँ पे बेसिकली कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती है। जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बनाता है, तो कार्बन -4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। सो अगर मुझे बोलना हो, तो मैं दूसरा कलर लेता हूं। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 से लेके +4 तक एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, बट द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +2 एंड +4। आप अगर कार्बन को छोड़ दें या सिलिकॉन को छोड़ दें, तो ये जर्मेनियम, टिन और लेड तो हमेशा ही +2 और +4 ऑक्सीडेशन, दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी ये कंपाउंड बनाते हैं। और उसमें से लेड, स्पेशली लेड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते ही नहीं है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है किसका, 4f14 है और 5d10। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ एंड डी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर एग्जिस्ट करने की वजह से क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट करने की वजह से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर नहीं जाएंगे, और सिर्फ पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, इसको अभी हम लोग डिटेल में करेंगे, पहले हम लोग कर लेते हैं रेडियस की बात। सो फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस। सो कोवेलेंट रेडियस पहले मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। सेवेंटी सेवन 118 122
140 एंड 146। सो ऑब्वियसली पिकोमीटर में होगा, तो ये इनका एटॉमिक रेडियस आ गया। अब इन एटॉमिक रेडियस में हमें क्लियरली पता चल रहा है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो कोवलेंट रेडियस हमें दिख रहा है, प्रॉपर्ली दिख रहा है कि ये डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, डिक्रीज आराम से हो रहा है। अब डिक्रीज होने के अलावा यहाँ पे हमें कुछ और अच्छी अलग चीजें दिख रही हैं। 77 से 188 तो काफी ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 188 से 122 इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, 18 19 20 21 22, सिर्फ 4 पिकोमीटर का डिफरेंस। अब 4 पिकोमीटर का डिफरेंस मतलब क्या होता है, बहुत ही कम होता है। सो जब हम लोग सिलिकॉन टू जर्मेनियम जाते हैं, साइज इंक्रीजेस मिनिमली, मिनिमल इंक्रीज इन साइज होता है। और सिमिलर ट्रेंड देखा जाता है जब हम लोग टिन से लेड की तरफ जाते हैं, अगेन मिनिमल इंक्रीज इन साइज। अब जर्मेनियम से टिन के बीच में देखें या कार्बन से सिलिकॉन की तरफ देखें, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है, लेकिन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम या टिन और लेड के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न है इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट इन जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन की अगर हम लोग और जर्मेनियम की अगर हम लोग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इसमें क्या आता है कि इसमें आता है नियॉन 3s2 3p6, और यहाँ पे 3d10 4s2 एंड 4p6। तो वी क्लियरली सी कि डी ऑर्बिटल यहाँ पे अंदर बीच में घुस गया है, जिसका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इंक्रीज इन साइज है वो उतना नहीं होता। सिमिलर केस इसी के लिए भी है, टिन और लेड के लिए भी है, कि टिन और लेड में यहाँ पे 5d 4d10, हाँ 4d10 5s2 5p2 6 कर दिया मैंने इसे, और यहाँ पे 4f14 5d10 6s2 एंड 6p2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ऑलरेडी पुअर होता है, एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट और भी ज़्यादा पुअर होता है। तो अब यहाँ पे एक शेल एक पूरा 14 ऑर्बिटल, मतलब एफ ऑर्बिटल जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, वो इंक्रीज हो गया। तो इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे भी क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों केसेस में यही है, क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन से जब हम लोग जर्मेनियम की तरफ जाते हैं या टिन से जब लेड की तरफ जाते हैं, तो उनके बीच में जो साइज डिफरेंस है वो इतना अप्रिशिएबल नहीं आता है जितना होना चाहिए। तो रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एन ऑफ एफ ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक मिनट रुकना जरा। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। नहीं अभी तो क्लास नहीं ले रहा। ठीक है, ठीक है, आ जाइए, खुला हुआ है गेट पास। ठीक।
Okay, so we were at ionization enthalpy. So in case of ionization enthalpy, हाँ, तो इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, पहली चीज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन गैसेस स्टेट। हर बार बताता हूँ गैसेस स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो गैसेस स्टेट यहाँ पे आएगी ही आएगी। ठीक है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे जो होती है वो हाई होती है, हायर देन 13th ग्रुप। ठीक है, ये 14th ग्रुप के एलिमेंट है तो हायर होगी। ठीक है, क्यों होगी? ड्यू टू स्मॉलर साइज, due to smaller size and high effective nuclear charge। तो हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि डाउन द ग्रुप, अगर हम लोग देखें डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो 13th ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी इतनी स्मूथली डिक्रीज नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत स्मूथली डिक्रीज कर जाती है। ऐसा कुछ खास डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, सेकेंड होगी, थर्ड होगी एंड फोर्थ होगी। एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन, नहीं पहले मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो लिख देता हूँ सबका डाटा। सो कार्बन का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका डाटा है 1086, 2352, 4620 एंड 6220। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि जैसे हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन से सेकंड पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगी। सिलिकॉन के लिए लिखता हूँ मैं 786, 761, 708 एंड 715। सो वी कैन सी इजीली कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है एक्सेप्ट फॉर लेड विच इज लिटिल बिट इंक्रीजिंग। यहाँ से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रही है। सिलिकॉन के आगे लिखते हैं तो इट इज 1577, 1537, 1411 एंड 1450। सिमिलर ट्रेंड लेट सॉरी 10 से लेट की तरफ जाते हुए फिर से इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि वो इंक्रीज हो जाती है। ये डाटा तुम्हें याद नहीं करना है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है। So these are the datas of first ionization and there'll be second, third and fourth. You can easily uh, फिगर इट आउट। जर्मेनियम को जब एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे तो वो बन जाएगा जर्मेनियम पॉजिटिव। फिर जर्मेनियम पॉजिटिव से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना टू फॉर्म +2 आयन इज फर्दर डिफिकल्ट। फिर इसमें से एक और निकालना जर्मेनियम +3 एंड लास्ट वाला फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जर्मेनियम +4। सो वी कैन सी कि +4 तक ले जाते 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज एटम में से और पॉजिटिवली चार्ज आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आयनाइजेशन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। जो न्यूक्लियस है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो अब अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करके रखेगी। सो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए एंड इट इज
हो भी रही है, ठीक है। डाउन द ग्रुप इट हैज़ टू बी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है बिकॉज साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे उस पॉइंट पे डिक्रीज कर जाता है। बट क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या है कि लेड के केस में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज हो रही है। तो रीज़न वही है जो पिछली बार भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पिछली बार इन द सेंस इससे पिछले टॉपिक में किया है कि इन केस ऑफ लेड poor shielding effect of poor shielding effect of 4f orbital results in high ionization enthalpy, ठीक है। सो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, साइज डेफिनेटली बड़ा होगा और शेल्स भी डेफिनेटली बड़े होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सिलिकॉन से जर्मेनियम की तरफ हम लोग जाते हैं तो साइज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता क्योंकि डी ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। टिन के केस में तो नॉर्मल ही रहता है। पूरा बन नहीं रहा है यहाँ पे, हमें लेड के बारे में बात करनी है। ठीक है। अब इसके पास शेल्स तो ज़्यादा हैं, ठीक है, शेल्स ज़्यादा हैं तो इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसका साइज़ इसका बड़ा नहीं होता क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ एंड डी ऑर्बिटल आ जाती है। अब साइज़ बड़ा नहीं हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ज़्यादा पहुँचेगी। ज़्यादा किसके कंपैरिजन में, 10 के कंपैरिजन में ज़्यादा पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है, लेड का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 10। अब एटॉमिक नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब इसमें हम लोग 8 ऐड करेंगे, 12 13 14, नेक्स्ट 14 आएगा। फिर हम लोग 18 ऐड करेंगे, 32। फिर 8 8 18 18, फिर यहाँ पे 18 ऐड होगा, 0 50 आएगा ना। ठीक है। और फिर लेड का होगा 32 ऐड करेंगे तो 2 82, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारे पास 82 प्रोटॉन्स हैं। ये 82 प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। फिर से बनाना। सो ये जो 82 प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे हुए हैं। अब 82 प्रोटॉन तुम कंसिडर कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और यहाँ पे कितने हैं, 50 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि लेड के केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है और साइज़ जितना बढ़ना चाहिए था उतना तो वो बड़ा ही नहीं है। किस वजह से है ये, ओवरऑल इसी वजह से है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ टिन एंड डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो मेजरली एफ ऑर्बिटल है जो ये क्रिएट कर रहा है, एफ और डी दोनों का ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो दोनों का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है और दोनों साथ में कंबाइन कर जाते हैं तो और ज़्यादा पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी लेड की कुछ ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन सारे केसेस में लेड की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 10 से क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है, ठीक है। एक क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करना, इलेक्ट्रो पहले लिख लेता हूँ, ठीक है।
सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सबका सिमिलर ही होता है। जस्ट लेड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो ज़रा सा इंक्रीज हो जाता है, बाकी सबका सेम होता है। पहली चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कार्बन है और ये दो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा। अब यहाँ पे अगर मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्लोरीन के पास ज़्यादा होंगे। सो और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से होने चाहिए? हमेशा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और जब ये ऐसा होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहाँ पे हम लोग क्लियरली सजेस्ट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इट इज मोर इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ ये ज़्यादा होती है इन द केस ऑफ 14 ग्रुप एज कंपेयर टू 13th ग्रुप। ठीक है, तो 13th ग्रुप से क्या होगा? कंपैरेटिवली ज़्यादा ही रहेगी इनकी, क्योंकि इसके पास क्या है? ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, और साइज भी क्या है? छोटा है। तो मैं ये लिख देता हूँ ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अब मैं डाटा लिख देता हूँ किसका कितना है। सो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, सिलिकॉन की होती है 1.8, जर्मेनियम की 1.8, टिन की भी 1.8 एंड लेड की होती है 1.9। सो देयर इजंट मच डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है? एक्सेप्ट फॉर सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू टिन, जहाँ पे क्या है? इट इज सेम। तो कार्बन के कंपैरिजन में इनकी कम हो रही है, लेकिन बाकी सिलिकॉन जर्मेनियम टिन की कम है। एंड लेड हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन। अब रीजन क्या होगा? अब रीजन वही है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जितनी भी चीजें हो रही है वो एफ ऑर्बिटल के आने की वजह से ही हो रही है। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f14 ऑर्बिटल। तो 4f14 ऑर्बिटल का जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है उसी की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तुम्हें दिखाई दे रहा है? मैंने काफी कुछ लिख दिया, लेकिन फोन की स्क्रीन पे मुझे उतना दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन फ्रीज कर गई है। कोई कुछ बताएगा? कुछ दिखाई दे रहा है? सर यहाँ तक तो दिख रहा है। दिख रहा है? चलो ठीक है। यस सर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात अगर हम लोग कर रहे थे, तो लेड के केस में क्या होता है? वही प्रॉब्लम होती है कि उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ ऑर्बिटल का, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 हो जाती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे ऑल आर सॉलिड्स,
तो पहली चीज़ ये सारे सॉलिड्स हैं, इसमें से कार्बन सिलिकॉन तो बेसिकली नॉन मेटल होता है। ये हो गए नॉन मेटल्स। जर्मेनियम होता है मेटलॉइड, एंड टिन एंड लेड होते हैं सॉफ्ट मेटल्स। तो ये मेटल्स होते हैं लेकिन वो होते हैं सॉफ्ट थोड़े, ठीक है। सो कार्बन सिलिकॉन हो गया नॉन मेटल, जर्मेनियम हो गया मेटलॉइड, एंड टिन एंड lead are soft metals, ठीक है। सो metallic property increases down the group। ठीक है, अब इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डाटा हम लोग लिखते हैं। सो कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म पे, ठीक है। अगर वो डायमंड बना रखा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ग्रेफाइट बना रखा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सो इनका ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डाटा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन का कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। अब कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं है? कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन जब मेल्ट कर जाता है और फिर वो बॉईल करने से पहले ही ना वो डिकम्पोज हो जाता है। मतलब वो जब उसको हम लोग हीट करे जा रहे हैं तो वो एयर से या उसके आसपास जो भी चीज़ होगी उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो टूट जाएगा, वो किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट तो है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। कार्बन के काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मेल्ट भी नहीं करते हैं। जैसे तुम वुड ले लो, तो वुड क्या एक पॉलीमर है, वो मेल्ट थोड़ी ना करेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो मेल्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। या तो तुम किसी लकड़ी को हीट करते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो आग पकड़ लेगा या डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि हर किसी सॉलिड कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हो। काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस केस में क्या है कि कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट तो एग्जिस्ट करे लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो बॉईल होने से पहले ही वो डिकम्पोज हो जाता है। वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जो भी कंपाउंड उसके आसपास है उसके साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ और बना लेगा, ठीक है। और तुम्हें दिख ही रहा होगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट तो ठीक है लेकिन टिन और लेड में फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि पीबी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि पीबी का जो बॉन्ड है इज स्ट्रॉन्गर देन SN। अब पीबी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.9 1.9, इसका कितना है 1.8 1.8, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।